नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और साइंस की क्लास में हमने कल चर्चा की थी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, उनका हमें संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण में उनकी प्रमुख भूमिका क्या है। तो हमें उनके संरक्षण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, जब बात आती है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन में तो सबसे पहले आता है आपका जल संसाधन। क्या आएगा हमारा? जल संसाधन। जल, देखिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जल ही जीवन है, यानी कि जो हमारा भूमंडल है का प्रमुख घटक है वो कौन है? जल होता है। लगभग हम ये मान के चलते हैं कि अधिकतर जो जल है वो महासागरों के रूप में है, जो पीने योग्य नहीं है। उनमें से कुछ प्रतिशत मात्रा ही है ना वो पीने के योग्य होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का लगभग, ये मान के चलिए जो पृथ्वी है उसका लगभग 75% भाग है वो क्या है? जल के रूप में है। यानी कि पृथ्वी का लगभग 75% भाग है वो क्या है? जल के रूप में। और इस भाग में से ही मात्र 3% जल ही क्या है हमारे लिए? यूजफुल है। यानी कि 3% भाग ही क्या है? उपयोगी है। यानी कि टोटल जो पृथ्वी का 75% भाग पर जल उपलब्ध है उसका हम केवल 3% भाग ही हम उपयोग में ले सकते हैं। जीवन का कहते हैं कि ये जीवन का द्रव्य है, इसी को हम क्या कहते हैं? जीवन का द्रव्य भी कहा जाता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि जीने के लिए जल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। प्राप्ति के साधन, देखिए अगर हम प्राप्ति के साधनों की बात करें तो जो जल प्राप्ति हमारी यूजफुल जो जल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो होता है जैसे नदियां हैं, हमारी झीलें हैं, है ना, तालाब है, समुद्र है, समुद्र है, वर्षा का जल है। तो ये कई स्रोतों के रूप में हमें जल है वो क्या होता है? प्राप्त होता है। और उसी जल का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे भूमि से प्राप्त जो जल होता है, यानी कि भूमि से भी हमें जल प्राप्त होता है, तो जिसको हम क्या कह देते हैं? भूजल। यानी ये भूमि से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हिमनद के रूप में, यानी बर्फीले स्थानों से पिघल कर पानी के रूप में नदियां निर्मित हो जाती है। हिमनद के रूप में जो जल उपयोग है उसका हम उपयोग करते हैं। जल के उपयोग की बात करें तो जल का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, उपयोग की यदि हम बात करें तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं? जल का उपयोग बहुत है। घरेलू रूप में देखिएगा, घरेलू रूप में जल का उपयोग करते हैं। कृषि कार्य में हम इनका उपयोग करते हैं। सिंचाई में हम इनका उपयोग करते हैं, है ना। और पीने योग्य जल की बात आती है तो पीने के रूप में हम जल का उपयोग करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी जल का उपयोग होता है। जीव जंतुओं के रूप में उपयोगी है। सभी जीव जंतुओं के लिए जल क्या है? उपयोगी है। तो घरेलू कार्यों में, कृषि कार्यों में, सिंचाई के लिए या अन्य पर्यावरण संरक्षण के लिए, है ना, वनों के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर जल का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जल संसाधनों में भूजल है, स्थायी जल है, गैर पारंपरिक जल स्रोत हैं जैसे अलवनीकरण, अपवाहित, बहुत सारे ऐसे जल स्रोत होते हैं जिनका पुनः चक्रण होता रहता है। और इसी पुनः चक्रण की वजह से हम इनका क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। तो जो भूजल है, हिमनद है, इन सभी का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब ध्यान करना, जल का क्या करना चाहिए। अब देखिए, जल की बात आती है तो जल की कमी, समस्याएं क्या रहती हैं? यदि हम बात करें समस्याओं की तो देखिएगा, समस्याएं क्या आती है हमारे सामने? समस्याएं क्या आती है? जल संसाधनों की प्रमुख समस्याएं क्या है? पहली कमी आती है जल की कमी। जल की कमी यानी पीने योग्य जल है या कृषि कार्य करने योग्य जो जल है उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। तो धीरे धीरे जल की मात्रा जितनी ज्यादा समाप्त हो जाएगी तो जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जल की कमी हो जाएगी। दूसरा, है ना,
बढ़ता हुआ प्रदूषण, बढ़ता हुआ जल प्रदूषण। जब हम प्रदूषण का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेंगे कि नदियों में है, झीलों में, या जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे द्वारा सीधे ही उनके अंदर त्याग दिए जाते हैं, तो उनसे जो वास्तविक जो स्वच्छ जल है वो जल क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपशिष्ट हो रहा है, उनका प्रदूषण रहित जल हो रहा है। प्रदूषित जल है वो हानिकारक होता है सभी के लिए। तो प्रदूषण के कारण भी जल स्रोतों में क्या आ रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके साथ साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग, अत्यधिक मात्रा में जब हम इनका उपयोग करते हैं, चाहे वो सिंचाई के रूप में हो या अन्य किसी रूप में उपयोग करके हम उसका व्यर्थ में उपयोग करते हैं, तब भी जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे जलवायु परिवर्तनों के कारण भी, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ है, भूकंप है ना, ज्वालामुखी है, बहुत सारे ऐसे जलवायु परिवर्तन होते हैं, जैसे बाढ़ है ना, भूकंप है, तो इनसे भी जल स्रोतों की क्या होती है, हानियां होती है। बहुत सारे जल स्रोत नष्ट हो जाते हैं। सूखा, कहीं न कहीं सूखाग्रस्त है स्थान है, सूखा पड़ जाता है ना, तो इनसे भी जल स्रोतों में क्या होती है, हानियां होती है, जल के कारण होते हैं। उद्देश्य, यानी कि इसके बचाव का हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारा एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है जल का उचित दोहन करना। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, जल का कम दोहन एवं उचित प्रबंधन। जल का कम दोहन एवं उचित प्रबंधन करना चाहिए, तभी हम जल स्रोतों को या जल संसाधनों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। हमें इनकी जितनी मात्रा में आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में हम इनका क्या करें, उपयोग करें। इससे ज़्यादा मात्रा में यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इनका उचित प्रबंधन भी जरूरी है कि सीमित मात्रा में जल का उपयोग कैसे किया जाए, कृषि कार्यों में इनका उपयोग कैसे किया जाए, है ना। इसके साथ साथ देखिए इनके बचाव के उपयोग पर। अब आप एक चीज देखिएगा कि हमें इनका बचाव करना है, तो बचाव के लिए क्या करना, जल का उचित उपयोग करना। अब बचाव के उपाय हैं, है ना। इसी प्रकार से कृषि कार्य है, और उस कृषि कार्य में क्या करना, सिंचाई के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, कृषि कार्य के अंदर क्या करना है, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना काम में लेनी चाहिए। सिंचाई परियोजना को अपनाना चाहिए, यानी कि हम बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, या जिसको हम कहते हैं फुहारा पद्धति, क्या कहा जाता है, फुहारा पद्धति या फुहारा तकनीक का उपयोग करना चाहिए। जल के अपव्यय को रोकना, जल के अपव्यय को रोकना, है ना। जल प्रदूषण को रोकना, जल प्रदूषण को रोकना, यानी इन संसाधनों के बचाव के ये उपाय हैं। क्या है उपाय, किसके, बचाव के। उपाय की बात करते हैं तो जल का उचित उपयोग करना, कृषि कार्य में बूंद बूंद सिंचाई परियोजना को काम में लेना, इसी प्रकार जल के अपव्यय को कम कर देना, जल प्रदूषण को रोकना, है ना, जल स्रोतों के प्रदूषण पर नियंत्रण करना। क्या है, जल स्रोतों के प्रदूषण पर नियंत्रण। जितने भी जल स्रोत हैं जो प्रदूषित हो रहे हैं उन पर नियंत्रण करना। साथ ही साथ औद्योगिक गतिविधियां हैं, जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां हैं, गतिविधियों पर नियंत्रण करना। क्या करना, नियंत्रण करना। तो इस तरह से हम जल संरक्षण का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब जल संरक्षण के जो तकनीक है, यानी जल संरक्षण की तकनीकें, आपसे हमें पूछा जाए कि प्रमुख तकनीकें कौन कौन सी होती है, तो देखिएगा जल संरक्षण की प्रमुख तकनीक, किसकी, जल संरक्षण करने के लिए प्रमुख तकनीकें। देखिए पुराने जमाने में भी क्या है, जल का उपयोग, एक सीमित मात्रा में जल उपलब्ध होता था, जल के बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते थे। तो प्रमुख तकनीकों में हमें कैसे देखिएगा, जैसे कुएं हैं, तालाब हैं, है ना, इनका निर्माण किया जाता था। कुएं बनाए जाते थे, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते थे, बावड़ियां बनाई जाती थी, है ना,
जैसे राजस्थान में खड़ीन प्रसिद्ध है, खड़ीन है, टांका है, ये जल संरक्षण की पद्धतियां होती थी। खड़ीन है, टांका है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी नाड़ी बनाई जाती थी, है ना। एक होता था बेरी, कुएं के अंदर छोटी कुएं जिसको बोलते हैं बेरी, यानी कि शौच, कुएं को शौच रखने के लिए उसके अंदर छोटी बेरियां बनाई जाती थी, खड़ीन बनाई जाती थी। ये राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मणों का द्वारा जल संरक्षण की पद्धतियां होती थी, बावड़ियां बनाई जाती थी। वर्तमान समय में भी राजस्थान में बहुत सारी ऐसे कुएं, तालाब, बावड़ियां, खड़ीन, टांका, नाड़ी और बेरी हैं जिनके द्वारा जल का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो जोहड़, शेखावटी भाषा में जोहड़ भी बोलते हैं, जो सामान्य भाषा में जोहड़ बोले जाते हैं, छोटे छोटे गांव के अंदर बनाए जाते थे ताकि जल संरक्षण को अच्छे से उपयोग में लिया जा सके। अब बात आती है जल प्रदूषण की। यहाँ से जल प्रदूषण की अगर जब बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज पूछी जाती है, जहां पर जल प्रदूषण होगा तो जल प्रदूषण से क्या है, जितना आपको जल संदूषित होगा, जल संदूषित होता है, उस जल संदूषित के कारण हमारी आंत के अंदर एक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कोलीफॉर्मिया जीवाणु। कोलीफॉर्म जीवाणु, संदूषित जल के कारण ये जीवाणु उत्पन्न हो जाता है, जो क्या होता है मनुष्य की आंत में, यानी कि हमारी आंतों के अंदर जल के माध्यम से ये कोलीफॉर्म जीवाणु पहुंच जाता है, जो क्या करता है, जल संदूषित होना दिखाता है। हमारे अंदर जो जल संदूषित का अगर पहचान करें कि जल संदूषित की पहचान के रूप में ये काम में आता है, कौन पहचान करता है, तो कोलीफॉर्म जीवाणु पहचान करता है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोलीफॉर्म जीवाणु है कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य की आंत में देखने को मिलता है। जल संदूषित होना दिखाता है, कौन दिखाता है भाई, कोलीफॉर्म जीवाणु। हो सकता है सीधा सा प्रश्न आ जाए कि जल संदूषित होने को कौन दिखाता है, तो कोलीफॉर्म जीवाणु है वो जल संदूषित होने को दर्शाता है। तो सीधी सी बात है कि जल संसाधन कौन से होते हैं, जैसे कुआं, बावड़ियां, तालाब, जितने भी जल हैं उनका निश्चित तौर पर हमें संरक्षण करना चाहिए, उनका उचित प्रबंधन करना चाहिए, सीमित मात्रा में उनका क्या करना चाहिए, दोहन करना चाहिए। और आने वाले भविष्य के लिए जल को बचाना है तो इनका उचित प्रबंधन होना अत्यंत ही क्या है, आवश्यक है। इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं जल प्रबंधन के साथ साथ इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है दूसरा प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो होता है मृदा संसाधन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा संसाधन की। यानी कि जो मिट्टी है, हम बात करते हैं मिट्टी की, जो हमारी मृदा है उसकी बातें। मिट्टी का या मृदा का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी और मृदा का संरक्षण क्या है, बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज ये क्या है, एक नवीनीकरण संसाधन है, नवीनीकरणीय संसाधन है। जो मिट्टी है, वो मृदा है, वो किस प्रकार का संसाधन है, एक प्रकार का नवीनीकरणीय संसाधन है। और नवीनीकरणीय संसाधन का मतलब है कि उनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नए रूप में उसको समावेशित कर सकते हैं, मिट्टी का अच्छे से दोहन कर सकते हैं। नवीनीकरण संसाधनों की बात आती है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक या नवीनीकरण संसाधन है जिनका संरक्षण पारिस्थितिकी स्थिरता और कृषि उपलब्धता के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इनका संरक्षण क्या है, जरूरी है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए इनका संरक्षण जरूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है तो हमें मृदा का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। आप देखिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है मृदा का अपर्दन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है और यहां से प्रश्न भी आता रहता है। मृदा का अपर्दन, अब ये मृदा का अपर्दन क्या होता है, वास्तव में जो ये मिट्टी होती है, ये मिट्टी की जो लहर होती है, इनकी जो ये ऊपरी परत होती है, मिट्टी की लहर की जो ये ऊपरी परत होती है, ये जो ऊपर वाली परत होती है, ये ऊपर वाली परत क्या हो जाती है, हट जाती है। मृदा अपरदन से ये परत क्या हो जाती है, हट जाती है। तो सीधा सा हम कहते हैं कि ऊपरी परत का हट जाना, और किसी न किसी कारण से मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाती है, हट जाती है। तो मिट्टी की ऊपरी परत का हटना क्या होता है, मृदा अपरदन। मिट्टी की ऊपरी परत का हटना, मिट्टी की ऊपर वाली साइड की जो परत हट जाती है तो हम उसको बोलते हैं मृदा का अपरदन या मृदा
का अपर्दन हो रहा है तो मृदा का संरक्षण करना हमें जरूरी है। मृदा संरक्षण के अगर बात करें मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण, देखिएगा इनके कारण क्या होते हैं ये भी पूछे जा सकते हैं कि मृदा अपर्दन जो हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है। सर्वाधिक जो मृदा अपर्दन होता है वो वायु द्वारा होता है। ये अच्छे से याद रखना, सर्वाधिक मृदा अपर्दन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। वायु के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को सबसे ज्यादा हटाया जाता है। इसके अलावा देखिएगा जल है, जल के द्वारा भी मृदा अपर्दन होता है। वृक्ष एवं वनों की कटाई है, वृक्ष एवं वनों की कटाई ये भी क्या है, मृदा अपर्दन का कारण होता है। इसके साथ साथ देखिएगा जो हमारा पशु चारण है, पशु चराते हैं तब भी मृदा अपर्दन होता है। एवं कृषि कार्य, ये मृदा अपर्दन के प्रमुख कार्य होते हैं जो मृदा अपर्दन के कारण बनते हैं, जो कृषि कार्य है। इसीलिए कृषि कार्य को बदल बदल कृषि करी जाती है, फसल चक्रण अपनाया जाता है। तो प्रबंधन के इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मृदा का अपर्दन क्या है, मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना या मिट्टी की ऊपरी परत का नष्ट हो जाना वास्तविकता में क्या कहलाता है, मृदा का अपर्दन कहलाता है। सर्वाधिक मृदा का अपर्दन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। वायु है मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको क्या कर देती है, हटा देती है और मृदा अपर्दन करती है। जल है, जैसे बाढ़ है, बाढ़ के कारण भी मिट्टी की एक परत है वो हटकर दूसरे स्थान पर चल जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण पेड़ों का विनाश होता है, वनों का काटते हैं तब भी मिट्टी का अपर्दन होना शुरू हो जाता है। अत्यधिक पशुचारण अगर एक स्थान पर करते हैं तब भी मिट्टी अपर्दन हो जाता है। और कृषि कार्य के समय भी मिट्टी का अपर्दन होता है। तो मिट्टी अपर्दन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न अच्छा बन के आ सकता है। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण कौन से हैं और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कारण है वो कौन सा है, वायु अपर्दन। तो प्रश्न आता है, सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए इनके प्रबंधन का कैसे करें, इनका प्रबंधन कैसे करें। मिट्टी अपर्दन है या मिट्टी का जो संसाधन है, मिट्टी संसाधन है, उनका प्रबंधन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला आता है वृक्षारोपण करना। सबसे पहला है मृदा अपर्दन को रोकने के कारण है वृक्षारोपण करना। यानी कि जितने ज्यादा हम वृक्षारोपण करेंगे मिट्टी का अपर्दन उतना कम होगा और मृदा संरक्षण में सहायक होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वृक्षारोपण करना यानी पेड़ लगाना। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे हमारा जो इन्वायरमेंट है उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्वच्छ होगा, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। दूसरा कारण प्रबंधन का है फसल चक्कर का उपयोग। फसल चक्कर का उपयोग, फसल चक्र क्या होता है, एक साथ कई फसलों को बोते हैं वो अलग चीज है, लेकिन फसल चक्र होता है बार बार फसलों को अदला बदली कर बोया जाता है। फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। दूसरा भूमि की उर्वरता को बढ़ाना, भूमि की को बढ़ाना यानी कि भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, उस क्षमता को भी बढ़ाने से मृदा अपर्दन है, मृदा संरक्षण होता है। साथ ही साथ क्या है, पशुओं की अनियमित चराई पर क्या करना, रोक लगाना। पशुओं की अनियमित चराई पर क्या करना, रोक लगाना। ये क्या है, प्रमुख कार्य हैं जो क्या करते हैं फसल के प्रबंधन में या मृदा के अपर्दन में नुकसान पहुंचाते हैं। तो मृदा अपर्दन हो रहा है तो उसको बचाने के लिए हमें फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए, भूमि उर्वरक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, जो कि क्या है मृदा संसाधन के संरक्षण में कार्य आती है। साथ ही साथ वनों की कटाई पर रोक लगाना ये भी जरूरी है, वनों की कटाई पर रोक लगाना। और ये मानते हैं कि भारत के अंदर टोटल एरिया का 33% वन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में कितना होना चाहिए, लगभग 33% भूमि पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में है नहीं, 20 से 21% भूमि पर ही क्या है, वन है। तो इनका लक्ष्य है वो लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करेंगे तो मृदा संरक्षण होगा। मृदा अपर्दन को कम करना क्या है, मृदा अपर्दन के कारणों को कम करना, ये मृदा संरक्षण में भूमिका निभाते हैं कि जो मिट्टी के अपर्दन को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम कम करेंगे तो उतना ही ज्यादा क्या है, मृदा संरक्षण में भूमिका निभाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि सीधा सा प्रश्न आ जाए कि मृदा का प्रबंधन क्यों जरूरी है,
या मृदा का अपर्दन है तो यहां से प्रश्न आ सकता है अपर्दन से, या आएगा सीधा सा मृदा के प्रबंधन से क्या क्यों कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, आ जाएगा वृक्षारोपण करना चाहिए, फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए, भूमि की उर्वरक क्षमता को घटाना चाहिए, एक आ जाएगा पशुओं की अनियमित चराई पर रोक लगाना चाहिए। चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, सीधा सा। यह आता है प्रबंधन क्यों आवश्यक है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मैं ना मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ये चार ऑप्शन देकर सबसे सटीक ऑप्शन केवल ए सही है, बी सही है, ए बी सी सही है, या चारों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है मृदा संरक्षण की। जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखना एक छोटा सा प्रश्न बनता है, एक आता है नम भूमि। यहां से एक प्रश्न बन सकता है, नम भूमि का प्रश्न आज पूछा जा सकता है। नम भूमि क्या होती है? देखिए वेटलैंड बोलते हैं इसको, वेटलैंड बोलते हैं इसको, वेटलैंड बोलते हैं इसको। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेटलैंड या नम भूमि संसाधन। मृदा संसाधन के बाद में एक आता है नम भूमि या वेटलैंड संसाधन। नम भूमि या वेटलैंड संसाधन क्या होते हैं? जल एवं भूमि के संपर्क के कारण। ये दोनों ही क्या है? जल एवं भूमि दोनों के संपर्क का जो संसाधन है वो संसाधन क्या कहलाता है? हमारा नम भूमि संसाधन कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जैव विविधता को, इनका ये क्या कार्य करते हैं? इनका मुख्य प्रमुख कार्य क्या होता है? इनका प्रमुख कार्य है, ये क्या करते हैं? जैव विविधता को बढ़ाते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? जैव विविधता को बढ़ाने का इनका प्रमुख कार्य होता है। नम भूमि क्षेत्र होते हैं वो जैव विविधता को बढ़ाते हैं। और ध्यान करना, अगर प्रश्न कई बार ये पूछ ले, पूरे विश्व के अंदर यदि बात करें, पूरे विश्व में केवल और केवल कितने प्रतिशत भाग पर नम भूमि है? 6% भाग पर नम भूमि है। पूरे विश्व की बात करें तो केवल 6% भूमि पर है। और ये ध्यान करना, ये क्या है? जल शोधन, जल का शुद्धिकरण करने में नम भूमि का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाढ़ पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाढ़ का क्या करना? नियंत्रण करने में भी नम भूमि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल का शुद्धिकरण करती है, बाढ़ पर क्या करती है? नियंत्रण करती है, एवं कार्बन के अवशोषण में उपयोगी, कार्बन के अवशोषण में उपयोगी। जो कार्बन की अत्यधिक मात्रा निकलती है, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की जितनी ज्यादा मात्रा निकलती है तो उनका अवशोषण कर लेती है ना, अवशोषण कर लेती है। और अवशोषण करके उनको क्या करती है? अवशोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कार्बन के जो इफेक्ट हैं, कार्बन के जो प्रभाव है, उनको क्या कर देती है? कम कर देती है। अब यदि हम बात करें, आपसे सीधा प्रश्न आ जाए कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, नम भूमि क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है जो आपका दलदल वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? जो दलदल होता है। वास्तव में दलदल क्या होता है? ये जो दलदल होता है, इस दलदल को हम बोलते हैं कच्छ भूमि। जो गुजरात के इधर जो आसपास के एरिया के अंदर जो भूमि बोली जाती है उसको हम बोलते हैं कच्छ के रण, है ना। तो कच्छ जो भूमि होती है ना, वो होती है। और इन जो भूमि है, कच्छ जो भूमि होती है, इस पर क्या उगते हैं? सबसे ज्यादा देखना, सबसे ज्यादा आपको पूछे जाते हैं ये जो कच्छ भूमियां हैं उन पर सबसे ज्यादा आपको घास, झाड़ियां ये देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? घास मिलती है, झाड़ियां मिलती है और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो कच्छ की भूमि है, कच्छ के रण है, वहां पर दलदली क्षेत्र होता है जिसको हम कच्छ भूमि बोलते हैं। वहां सबसे मात्रा में क्या मिलती है? घास, झाड़ियां, पेड़ पौधे, जो क्या आती है? जल संरक्षण में भी भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण पर भी क्या करती है? नियंत्रण करती है। कैसे? जो हमने बाढ़ पर नियंत्रण हो गया, कार्बन की मात्रा का संशोधन हो गया। इसके बाद में आता है, एक आती है अपनी अनूप भूमि, एक अपनी होती है अनूप भूमि। अनूप भूमि कौन सी भूमियां होती है? ये जो नम भूमियों का क्षेत्र होता है,
जैसे ऐसी भूमियां जहां पर केवल क्या होते हैं, वृक्ष एवं झाड़ियां होती हैं, यानी ऐसी भूमियां जहां केवल और केवल क्या दिखाई देते हैं, वृक्ष एवं झाड़ियां दिखाई देते हैं, वो भूमि क्या कहलाती है, अनुप भूमि कहलाती है। इसके अलावा एक आती है नदी तट, नदी तट भूमि। ये कौन सी होती है, नदियों के किनारे पर बनी भूमि, नदियों के किनारे पर, जो नदियों के जो किनारे होते हैं उन किनारों पर जो भूमि बनी होती है वो भूमि क्या कहलाती है, नदी तट की भूमि कहलाती है। जो नदियों के ऊपर के साथ नदियां जहाँ निकल रही है, उन नदियों के आसपास ये जो नदियां हैं, मान लो ये नदी निकल रही है, तो इनके आसपास की ये जो भूमि है ना, ये भूमि क्या कहलाती है, नदी तट भूमि कहलाती है। इसके प्लस नम भूमि के पास की अगर बात करें तो एक झील युक्त भूमि है ना, ये अपने ध्यान रखना है। तो झील युक्त यानी कि जो नम भूमि है जिनके पास से झीलें निकलती है, तो नम भूमि के पास में जो झीलें निकलती है उस झील से युक्त भूमि है वो झील भूमि कहलाती है, झील युक्त भूमि कहलाती है। प्रवाल भित्तियां एवं अपने बात करते हैं समुद्री क्षेत्र, प्रवाल भित्तियां ये भी किस में आती है, नम भूमि के क्षेत्र में आती है, झील युक्त प्रवाल भित्तियां। और इसके अलावा अगर हम बात करें नम भूमि के अंदर बाह्य के मैदान, नदी के आसपास के मैदान होते हैं, इसके मैदान बोलते हैं बाह्य के मैदान। ये सारे के सारे चीजें हैं ये ना, झील युक्त भूमि, प्रवाल भित्तियां, ये किस में आती है, अब हमारे नम भूमि क्षेत्र के अंदर आती है। तो यहाँ से ये नया टॉपिक है नम भूमि यानी वेटलैंड कौन से हैं, सीधा सा प्रश्न आ जाएगा कि दलदल क्षेत्र कहलाता है, निम्न में से वेटलैंड क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा दलदल है ना, अनुभूमि। इसके अलावा आ जाएगा प्रवाल भित्तियां, बाह्य के मैदान, और कई दे देगा रेगिस्तान का मैदान। तो इस प्रकार से एक छोटा सा प्रश्न इसमें से बन सकता है। और कई बार ये भी आ जाए समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है वो भी नम भूमि में आते हैं। तो नम भूमि क्षेत्रों में ये चीजें सम्मिलित होती है, अनुभूमियां हैं, नदी तट भूमि है, दलदल है। उसके अलावा आप झील युक्त क्षेत्र है ना, झील युक्त क्षेत्र, और अपना हो गया प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र, बाह्य के मैदान, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सारे के सारे नम भूमि यानी वेटलैंड के जो क्षेत्र हैं वो वेटलैंड के क्षेत्र कहलाते हैं। हमारे यहाँ तो 2 से 3% ही वेटलैंड है। नम भूमि अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारी नम भूमि होती है, ये जो नम भूमि है ये कहलाते हैं रामसर स्थल। और राजस्थान के अंदर बात करें, राजस्थान में भी आता है, राजस्थान के अंदर क्या है, सांबर झील किस में है, इसी में है। और अपना अपने भरतपुर वाला केवला देवी गन्ना पक्षी विहार है वो भी रामसर स्थल में है। तो सांबर झील जैसे उदाहरण है तो ये रामसर स्थल कहलाती है। जैसे अगर भारत की बात करें, यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर आता है एक चिल्का झील, ये क्या कहलाती है, रामसर स्थल कहलाता है। कर्नाटक के अंदर है, उड़ीसा के जो चिल्का झील है वो किस में आती है, रामसर स्थल में आती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो रामसर स्थलों के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो देखने को मिलते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर। इसके अलावा देखो एक आता है अपने भारत का पश्चिमी घाट, कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, वो भी रामसर स्थल में आता है। पश्चिमी घाट है, चिल्का झील है, और मैग्रोव वनस्पति, मैग्रोव क्षेत्र है, मैग्रोव क्षेत्र है वो भी नम भूमि क्षेत्र यानी कि नम भूमि या रामसर स्थल के अंदर सम्मिलित होते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय ज्वारीय क्षेत्र की जो समुद्र तटीय स्तरीय मैग्रोव कौन सा होता है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों की जो लवणीय भूमि होती है वो होती है। और इन सब का क्या है, संरक्षण एवं प्रबंधन क्या है, आवश्यक होता है। तो इनका भी संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है, संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है,
संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों जरूरी है? क्योंकि इनको ज्यादा बचाएंगे तो ये क्या काम करते हैं? बाढ़ का नियंत्रण करते हैं, इसलिए बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है। पोषक तत्वों के बहाव को रोकते हैं, यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत घट जाती है तो पोषक तत्व हटते हैं। ठोस अवशिष्ट पदार्थों को डालने से भी रोकते हैं। ये नमभूमि क्षेत्र है, ठोस अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण भी करते हैं। तो इस प्रकार इनका हमें संसाधनों का क्या करना चाहिए? रोकने के लिए इनका संरक्षण एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ से आप चिल्का झील है, पश्चिमी घाट है, राजस्थान के अंदर सांबर झील है। इसके अलावा कुछ रामसर स्थल और हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा रामसर स्थल नहीं है? वेटलैंड भूमि या रामसर स्थल के नाम से सीधा सा प्रश्न आता रहता है। जीके के अंदर जो पेपर आता है फर्स्ट पेपर, वहाँ इस प्रश्न को पूछने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के जितने भी संसाधन हैं वो सारे के सारे संसाधन क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधन की बात आती है तो ऊर्जा प्राप्ति की स्रोत, जितने भी ऊर्जा प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो स्रोत क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। और इनका संरक्षण एवं प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, है ना, जैसे जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन है, परमाणु ऊर्जा है और बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो क्या कहलाती है? परमाणु ऊर्जा के क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। नाभिकीय ऊर्जाएं हैं, है ना, परमाणु ऊर्जाएं हैं। प्रमुख स्रोतों की यदि हम बात करें तो एक चार्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। देखिए, वैसे हम पढ़ के आ चुके हैं कि इनके स्रोत कौन कौन से हैं। जो इनके प्रमुख स्रोत हैं इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। ध्यान करना, प्रमुख स्रोतों की जब बात आती है, पहला आता है नवीकरणीय, एक नंबर पे आते हैं नवीकरणीय, यानी कि जिनका निर्माण पुनः हो सकता है। एक तो ध्यान करना, नवीकरणीय जो भी स्रोत हैं ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मुक्त अवस्था में। प्रदूषण रहित होते हैं। क्या होते हैं? प्रदूषण से रहित होते हैं। ये प्रदूषण नहीं फैलाते। और इनकी पुनः प्राप्ति है, यानी कि नवीकरणीय का मतलब है पुनः प्राप्ति संभव, यानी जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों चीजें होती है। वहां पर कौन से संसाधन आते हैं? नवीकरणीय संसाधन आते हैं। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, जैसे सौर है, पवन ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जल है, जल विद्युत है, तो ये नवीनीकरण संसाधन के अंदर सम्मिलित होते हैं, है ना। ईंधन है, ईंधन के अंदर भी आ जाएगा। जैसे ईंधन के अंदर घरेलू लकड़ी है, ये नवीकरणीय संसाधनों में आ जाएगी। घरेलू लकड़ी है, बायोमास है, एल्कोहल है। इसके अपने और ले सकते हैं अपने बायोमास और अपना एल्कोहल। ईंधन यानी जो घरेलू लकड़ी है वो किस में आ जाएंगे? अपने नवीकरणीय संसाधनों में आ जाते हैं। दूसरी बात आती है नवीकरणीय के बाद में आते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात करें, अनवीनीकरण संसाधन कौन से हैं? यानी इनको संरक्षण की आवश्यकता हो, संरक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि ये जल्दी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, पुनः प्राप्ति संभव, पुनः प्राप्ति की संभावना नहीं, यानी इनको पुनः प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। तीसरा, इनकी मात्रा है वो क्या है? सीमित मात्रा में ये उपलब्ध है और निकट भविष्य में ये जल्दी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसलिए क्या है? इनकी संरक्षण जरूरी है। भविष्य में समाप्ति संभव है, क्या है? जल्द ही भविष्य में समाप्ति संभव है, तो हमें इनका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है ना। पर्यावरणीय प्रदूषक ये क्या होते हैं? पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। अनवीनीकरण संसाधन है। अब इसकी बात करते हैं
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपने जीवाश्म ईंधन है, ये किस में आते हैं, जीवाश्म ईंधन जितने भी इसमें आते हैं। अपना कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये किस में आते हैं, ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन के अंदर सम्मिलित होते हैं। तीसरे हम जब बात करते हैं वो आते हैं परंपरागत। एक नंबर है नवीनीकरण, दो अनवीनीकरण और 3 नंबर है परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है जो परंपरा से यानी पुराने समय से हमें प्राप्त हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, परंपरागत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे जल है, जल विद्युत है, ये परंपरा से ही हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि जब से बने हैं तब से अभी तक प्राप्त हो रहे हैं। पवन ऊर्जा है, यानी वायु भी हम कह सकते हैं, ये परंपरा से निर्मित स्रोत है। बायोमास है ना, जीवाश्म ईंधन है जिसमें लकड़ी है ना, ये परंपरा से हमें प्राप्त है, परंपरा से चले आ रहे हैं। और इनको पुराने समय से हम देख रहे हैं कि जल है, जल विद्युत है, पवन है, बायोमास है, जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी है, ये पुराने समय से वर्तमान में अब तक उपलब्ध है। नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन। और जब हम बात करते हैं एक और रह गया अपने, चौथा इसी के साथ कर लेते हैं, वैकल्पिक। ये जो वैकल्पिक होता है इसको गैर परंपरागत बोलते हैं। कौन से, वैकल्पिक, जिनका विकल्प उपलब्ध हो, जिनका विकल्प उपलब्ध हो वो वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे अपने आता है सौर ऊर्जा, ये किसमें इसका विकल्प प्राप्त है, सौर ऊर्जा है ना। ज्वारीय तरंग है या ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग या जो ऊर्जाएं होती है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। समुद्र तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा इसमें सम्मिलित होती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें भूतापीय ऊर्जाएं, ये सारे के सारे स्रोत हैं, वो कौन से स्रोत होते हैं, ये सारे के सारे नाभिकीय ऊर्जा स्रोत हैं, वो गैर परंपरागत अनवीनीकरण स्रोत हैं। तो यहाँ से सीधा सा प्रश्न आ जाएगा कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये किस प्रकार के स्रोत है, नवीनीकरण। अनवीनीकरण स्रोत कौन से है, ये है। परंपरागत स्रोत कौन से हैं, अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं। तो ये चार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। इसके साथ साथ विशेष तौर से हमें ये चीज ध्यान रखना है कि एक इसमें ये नवीनीकरण संसाधन कौन से हैं, प्रमुख स्रोत कौन से, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ये चीजें जरूरी है। तो संरक्षण की आवश्यकता हो, पुनः प्राप्ति संभव नहीं हो, परंपरागत कौन से है, गैर परंपरागत कौन से है, तो हम इनको 4 भागों के अंदर बांटकर हम इसका वर्णन कर लेते हैं। तो ये अपने 4 पार्ट हो गए। ये चारों के चारों पार्ट हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यहाँ से छोटा प्रश्न बन के आ सकता है। इस चार्ट को आप अच्छे से ढंग से पढ़ना, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्न दे, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन क्या है, पारंपरिक भी है, परंपरा से चला आ रहा है, और इसके साथ साथ अनवीनीकरणीय है। क्या है, नवीनीकरण योग्य नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, अनवीनीकरणीय है लेकिन गैर पारंपरिक है। कैसी है, गैर पारंपरिक। इसी प्रकार से एग्जाम्पल पूछ ले, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और बायोमास है, ये किस प्रकार के हैं, ये गैर पारंपरिक होते हैं और नवीनीकरण होते हैं, इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न, सीधे से प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सीधे प्रश्न आ जाएंगे। अब इनका संरक्षण क्यों जरूरी है, नवीनीकरण संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए, ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजना और उनका सीमित उपयोग करना चाहिए। चलिए 1-2 संरक्षण के उपाय देख लेते हैं कि इनका संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के प्रबंधन का उपाय क्या है, ऊर्जा संरक्षण का प्रबंधन कैसे करें।
ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका संरक्षण का प्रबंधन क्या करें। एक तो ध्यान करना हमें नवीकरणीय स्रोतों का अधिक उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों का अधिक उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनका उपयोग हमें ज्यादा से ज्यादा अधिक उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजना, ऊर्जा के नए स्रोत खोजना, और उनका प्रबंधन करना चाहिए। नए नए स्रोत खोजनेंगे और उनका इसके साथ ही खोजना एवं सीमित उपयोग करना, सीमित मात्रा में इनका क्या करना, उपयोग करना, ये ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ साथ है सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग, अधिक क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये नवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय स्रोतों का जितना ज्यादा उपयोग करें। जैव ईंधन एवं बायोगैस या गोबर गैस को प्रोत्साहन, जैव ईंधन कोमा बायोमास, गोबर गैस को प्रोत्साहन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में ये भूमिका निभाते हैं। उन संसाधनों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी के साथ हमें इंपॉर्टेंट है कि जैव संसाधन बायो संसाधन के गैसों का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और नए नए स्रोतों की प्राप्ति के स्थानों का संरक्षण करना भी ऊर्जा स्रोत के संरक्षण के अंदर सम्मिलित होता है। इसी प्रकार से हम जल संरक्षण बढ़ के आए, उसी प्रकार से समुद्र संसाधन भी आता है। समुद्र संसाधन में क्या होता है, जीवित अजीवित जीव रहते हैं, उनका भी हमें संरक्षण करना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण के अंदर समुद्र संसाधन भी आता है एक अपना। तो समुद्री जीवों का संरक्षण करना, समुद्रों को बचाना, उनके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का क्या करना, संरक्षण करना। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है अंत में आज के पार्ट का जो हमारा जो टॉपिक है उसका अंतिम पार्ट, वो आता है वन संसाधन। सबसे इंपॉर्टेंट है वन संसाधन। अब वन संसाधन क्या होते हैं, वन जितने भी हैं, पेड़ पौधे, घने जंगल, हम जिसको बोलते हैं वन बोलते हैं। तो वनों से जो प्राकृतिक संसाधन है, क्या है, वनों के प्राकृतिक संसाधन, वनों के प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वन संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति द्वारा जो निर्मित वन है, जो संसाधन है, उन संसाधनों को हम वन संसाधन कहते हैं। ये क्या होते हैं, मानव एवं जीव जंतु हेतु उपयोगी, मानव और जीव जंतु हेतु क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। यानी हम इनका उपयोग करते हैं, कौन करते हैं, सभी जीव जंतु और मानव है वो वनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें वनों से लकड़ी है, खाद्य पदार्थ है, अन्य सामग्रियां हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। यदि हम इनके महत्व की बात करें कि वन हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला महत्व आता है आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से हमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आर्थिक रूप से जब हम बात करते हैं कि वन आर्थिक रूप से हमें किस प्रकार से महत्व देते हैं, आर्थिक रूप में अगर बात करें तो जैसे हमें वन है, वन क्या देते हैं, लकड़ी प्रदान करते हैं। घरेलू कार्यों में लकड़ी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो वन लकड़ी, जलाऊ लकड़ी व अन्य उत्पाद, वन लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं अन्य उत्पाद जैसे गोंद है, रेंजीन है ना, जैसे गोंद है, रेंजीन है, ये पदार्थ हमें इनसे प्राप्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे उपयोगी पदार्थ हैं वो क्या है, वनों से प्राप्त होते हैं। अब दूसरा, पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी के अंदर भी वन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन पर क्या करते हैं, वन जलवायु का क्या करते हैं, जलवायु नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। साथ ही साथ मृदा संरक्षण का कार्य भी करते हैं।
मिट्टी की उपजाऊ भूमि को बनाए रखने में सहयोगी होते हैं, है ना। वन्य जीवों एवं उनके आवासों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। जीव जंतु जितने भी वन में रहते हैं उनके लिए आवास प्रदान करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। पर्यावरण के लिए देखिएगा, पर्यावरण में वन किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, है ना। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल बात करें, जैसे CO2 की मात्रा में कमी और O2 में वृद्धि, यानी जीवन उपयोगी गैस है ऑक्सीजन, उसको तो क्या मात्रा बढ़ाते हैं, जबकि CO2 की मात्रा को क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि CO2 को तो अवशोषित कर लेते हैं, जबकि O2 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वन संरक्षण है ना, वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाते हैं, पारिस्थितिकी संरक्षण में भूमिका निभाते हैं, आर्थिक रूप से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इसके लिए वन संसाधन का क्या करना जरूरी है, संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों जरूरी है। देखिए वन संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब बात आती है मुख्य रूप से कि ये सभी कार्य वनों के द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए वन संरक्षण, हम वनों का संरक्षण कैसे करें, हमें वनों का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए वनों का संरक्षण हम कैसे करते हैं। जब बात आती है वन संरक्षण की, तो वन संरक्षण का पहला ही है वनों की कटाई को रोकना। कटाई पर क्या करना, रोक लगाना। वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण करना, ठीक है ना। स्टॉक होल्डर के दावों को कम करना, बांध निर्माण पर नियंत्रण, बहुत बड़े क्षेत्र पर बांध निर्माण किए जाते हैं, वहां पर वनों का विनाश होता है। साथ ही साथ ध्यान करना, वनीकरण करना एवं वनों की सुरक्षाकरण एवं उनकी सुरक्षा करना। इस प्रकार से हम वन प्रबंधन में क्या निभा सकते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक ध्यान करना, एक वन नीति है, उस वन नीति के अनुसार प्रश्न आ सकता है। वन नीति बनी थी सबसे पहले 1952 के अंदर। वन नीति कब बनी थी, सबसे पहले 1952 में बनी थी। ये वन नीति क्या कहती है कि जो जितना क्षेत्रफल है, इस वन नीति अनुसार ये कहता है कि जो मैदानी भाग हैं, जितने भी मैदानी भाग है उन भागों पर हमें 33% पर वन लगाने चाहिए। 33% भाग पर क्या होने चाहिए, 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। जबकि ये कहता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या करना है कि इसका बढ़ाकर 33% से बढ़ाकर यानी लगभग 60% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। तभी हम वनों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। वन नीति के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वन नीति कब लागू हुई थी, 1992 में। और ये वन नीति क्या कहती है कि हमें 33% भाग पर और पर्वतीय भागों में 60% भागों पर वनों का क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। जल एवं भूमि संरक्षण हेतु आवश्यक है। क्या है, ये दोनों ही किसके लिए जरूरी है, जल एवं भूमि संरक्षण में भी भूमिका निभाते हैं। जल एवं भूमि संरक्षण में भी क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं, वनों के संरक्षण के साथ साथ। अब हमें इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, कि वन संरक्षण की जब बात आती है तो हम इनका बचाव कैसे कर सकते हैं। अब वनों के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पेड़ों को कम से कम काटना, नई कृषि तकनीकों का उपयोग, नई कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। यानी वनों के संरक्षण में इनको बचाने के लिए हमें नई प्रकार की कृषि तकनीकें, जैसे आपसे पूछा जाता है
कौन कौन सी? झूम या स्थानांतरित कृषि, झूम या स्थानांतरित कृषि का उपयोग करना चाहिए। झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि का उपयोग किया जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? वन्य जीवों का वन्य जीवों के आवासों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए, वनारोपण करना चाहिए। तो भी हम वनों को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, इनसे भी क्या है? वनों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं आग लगना, ये सारी सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो इनका क्या करना है? इनको रोकने के उपाय करना, यानी कि इन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं होती है, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण वनों का नुकसान होता है। वनारोपण में होने वाले व्यय को कम करना, यानी कि टांगिया विधि, एक विधि आती है टांगिया विधि का उपयोग। इनको बचाने के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? एक विधि आती है, उसका नाम होता है टांगिया विधि। देखिए टांगिया विधि क्या होती है? टांगिया विधि होती है वनों के प्रसार हेतु वन अनुसंधान के द्वारा, यानी कि उपाय करना, वनारोपण में होने वाले व्यय को क्या करना? कम करना एवं टांगिया विधि का उपयोग करना। टांगिया विधि का है बार बार ऐसे क्षेत्र जहां पर नम भूमि, बंजर भूमि है, वहां पर हमें क्या है? पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जिस स्थान पर वनों का व्यय हो रहा है, वनों के व्यय को कम करने हेतु जो उपयोग करते हैं, यानी कि वनों के व्यय को कम करना, उसके अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण करना, विशेष क्या होते हैं? इनके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाता है वन अनुसंधानों के प्रोत्साहन हेतु। अब देखिए इनको प्रोत्साहन कौन देता है? एक संस्था आती है प्रोत्साहन, वनों का संरक्षण एवं बचाने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है कि हमें वनों का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए एक संस्था बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। और ये वन अनुसंधान संस्थान भारत के अंदर कहाँ है? ये है अपने देहरादून के अंदर। कहाँ है? देहरादून। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वनों के संरक्षण को प्रोत्साहन देना, वन संरक्षण पर निर्माण, इसको हम बोलते हैं FRI। तो ये क्या करता है? वन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हमारी देहरादून के अंदर स्थित है, जो क्या करती है? हमें ये कहती है कि वनों का संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा देखिए वन संरक्षण की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है, कार्यक्रम होते हैं, जैसे राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम हो गया, हरित भारत कार्यक्रम हो गया, मिशन हो गया, वन अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यक्रम हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है? वन प्रबंधन या वन को संरक्षण को क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। देखिए राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये भी वनों के संरक्षण में भूमिका निभाते हैं। हरित भारत कार्यक्रम, ये भी वनों के संरक्षण में उपयोगी है ना। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं वन अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम, अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम, ये भी क्या करते हैं? वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन है तो उस पर नियंत्रण पर क्या करना चाहिए? रोक लगानी चाहिए। टिकाऊ भूमि प्रबंधन करना चाहिए, वन अग्नि रोकथाम करनी चाहिए, साथ साथ कृषि पद्धतियों में सुधार करना चाहिए। और इनका क्या है? संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? सतत प्रबंधन करना चाहिए। सतत क्या करना चाहिए? प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो वनों के संरक्षण में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, हम इनका बचाव कैसे कर सकते हैं, हमें वनों का बचाव कैसे करना चाहिए? सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना।
पुनः नवीनीकरण जैसे स्रोत हों, रोकथाम, वन अग्नि रोकथाम करना, उनका नवीनीकरण करना और नई कृषि पद्धतियों में सुधार करना, ताकि वनों की कटाई को कम किया जा सके। और कम क्षेत्र पर अधिक फसल उत्पादन करेंगे तो वनों की कटाई हेतु कृषि भूमि का क्षेत्रफल भी कम होगा। अब इसके साथ साथ देखिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे बात आती है वन दिवस, एक प्रश्न आ जाता है वन दिवस कब मनाया जाता है। छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वन दिवस है वो कब मनाया जाता है। वन दिवस हमेशा ध्यान करना, वन दिवस है वो मनाया जाता है वो 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को है वो क्या मनाया जाता है? वन दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात आती है वृक्ष दिवस। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 21 जून को। आपसे प्रश्न पूछे कि वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। वृक्ष दिवस पूछ ले तो कब मनाया जाता है, 21 जून को। ठीक है, और ध्यान करना जो ये वृक्ष दिवस वन दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1912 के अंदर। कब हुई शुरुआत? 1912 के अंदर। शुरुआत कहां से की गई थी? यूएनए द्वारा। ये शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई थी? यूएनए महासभा द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन होता है, यूएनए सम्मेलन या जो महासभा होती है, उसके द्वारा ये कहा गया कि हमें वन दिवस मनाना चाहिए प्रत्येक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही पूछ ले, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछ ले चाहे राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो कब आ जाएगा? यही आ जाएगा। इसके साथ साथ हम और कह सकते हैं वनों के बारे में, वन संरक्षण, वन नीति पूछे तो वन नीति कब बनी? 1952 के अंदर। सबसे पहले जो वन नीति की बात आती है, सबसे पहले वन नीति कब बनी थी? 1952 में बनी थी। ठीक है, इसके बाद में 1988 के अंदर इसमें क्या हुआ था? संशोधन हो गया। वन नीति 1952 में बनी और इसमें संशोधन कब किया गया था? 1988 में इनका संशोधन कर दिया गया था। अब बना था वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम है, ये वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? ये बना था 1972 के अंदर। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम बना था 1972 के अंदर। और आपसे पूछ ले कि भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम भी पूछा जा सकता है। यह बना था, ये 1927 में बन गया था। भारतीयों ने अपना अधिनियम कब बना दिया था? भारतीय वन अधिनियम बन गया था 1927 में, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1972 में। ठीक है ना। साथ ही साथ देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपसे पूछ ले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछ ले, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, यह बना था 1986 के अंदर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर बना था। ठीक है, साथ ही साथ आपसे पूछ ले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आपसे पूछा जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी कब बन गया था? 1972 के अंदर। तो ये बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जो बने थे। एक आता है वन अधिकार नियम, ये भी आपको ध्यान रखना। अधिकार नियम बना था, ये बना था 2006 के अंदर, यानी वन सभी का अधिकार है। वन अधिकार नियम बना दिया गया था 2006 के अंदर। कब बना था? 2006 के अंदर वन अधिकार नियम बन गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट्स है कुछ वन संरक्षण से संबंधित। वन दिवस कब मनाया जाता है, वन नीति कब बनी, संशोधन कब हुआ, वन संरक्षण अधिनियम कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन दिवस कब मनाते हैं, वन। ठीक है, अब आता है वन के अंदर जन सहयोग। एक छोटा सा प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। वनों के अंदर क्या आता है? जन सहयोग योजना। जन सहयोग योजना, वन जन सहयोग योजना क्या होती है कि वनों के संरक्षण हेतु प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, आम जन के द्वारा सहयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं वन जन सहयोग योजना। इसके अंदर एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है सामाजिक वानिकी।
क्या आता है, सामाजिक वानिकी। और ये सामाजिक वानिकी बनी थी 1976 के अंदर। यानी कि आम जनता की भागीदारी से वन समाज स्थानीय समुदाय के सहयोग से जो योजना बनी, ये क्या थी, स्थानीय समुदाय के लोगों के सहयोग से, स्थानीय समुदाय के लोगों से निर्मित योजना थी, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक वानिकी। वास्तव में देखिए इनका कार्य क्या था, वनों का प्रबंधन करना, वनों का संरक्षण करना और वनों का क्या करना, बचाव करना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, वन संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा। पुराने समय में पेड़ पौधे, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाते थे, जन भागीदारी समझते थे, है ना। और दूसरा इसका मुख्य जो उद्देश्य पूछ ले कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था बंजर भूमि को समाप्त करना। यानी बंजर भूमि को समाप्त करने का मतलब यह था कि बंजर जो भूमि थी, इस बंजर भूमि पर क्या करना, वनारोपण करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो बंजर भूमि है गांव के आसपास की, उस बंजर भूमि पर क्या करते थे, स्थानीय लोग है वो वनारोपण करते थे। साथ ही साथ इस वनारोपण से उनको क्या मिलता था, रोजगार भी मिलता था। इसी प्रकार से आता है कृषि वानिकी। सामाजिक वानिकी के साथ साथ क्या आता है, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी भी क्या है, फसलों के साथ लाभदायक, फसलों के साथ लाभदायक जो पौधे हैं, जो उपयोगी हैं, लाभदायक जो वृक्ष हैं, उनका लाभदायक वृक्षों का रोपण एवं पशुपालन, ये तीनों चीजें हैं साथ साथ करने का जो उद्देश्य होता है वो कहलाता है हमारा कृषि वानिकी। यानी फसलों को एक साथ बहुत सारी फसलें बोना, ऐसी फसलों के साथ ऐसे लाभदायक वृक्ष लगाना जो वनों के रूप में भी कार्य करते हैं, साथ ही साथ अपने पशुधन के लिए उपयोगी होते हैं। तो तीनों चीजें ही क्या की जाती है, उपयोग में ली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं जन सहयोग की योजनाएं। जन सहयोग में वनारोपण के लिए क्या करते हैं, जो वन है उनका क्या करते हैं, संरक्षण के लिए बंजर भूमि का उपयोग करते थे। साथ ही साथ वन वानिकी के रूप में क्या करते थे, वनों का वृक्षारोपण भी हो जाता था, उपयोगी पौधे भी लगा दिए जाते थे, और साथ ही साथ क्या कर लिया जाता था, पशुपालन भी उपयोग में आ जाता था। अब देखिए अंतिम आता है इनका संरक्षण। देखिए पर्यावरण संरक्षण में योगदान, पर्यावरण संरक्षण में योगदान। देखिए यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के अंदर योगदान है, पर्यावरण संरक्षण के योगदान के अंदर बात आते हैं प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे। प्रमुख आंदोलन, जो आंदोलन क्या है, पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभाई थी। वहां से देखिए सबसे पहले अगर बात करें अपने, तो कौन सा आता है, वो आता है बिश्नोई आंदोलन। कौन सा आता है, बिश्नोई आंदोलन। ये किसका है, बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा आंदोलन है। ठीक है, संत जाम्बोजी ने प्रारंभ किया था। संत जाम्बोजी ने पर्यावरण संरक्षण के हेतु एवं जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत की थी, और यह शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में। और फिर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर अगर बात करें अपने राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर यह हुआ था खेजड़ली में। खेजड़ली गांव था, वहां पर भी एक आंदोलन हुआ था, उसको बिश्नोई आंदोलन कहते हैं। किसके नेतृत्व में, अमृता देवी के नेतृत्व में। यहां 363 व्यक्तियों ने, 363 लोगों ने क्या किया था, वनों हेतु जान दे दी थी, प्राण न्यौछावर कर दिए थे, पेड़ों से चिपक गए थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। और यहाँ के महाराजा थे उस समय अभय सिंह।
और इन्होंने पेड़ों को काटने के आदेश दे दिए थे, लेकिन ये लोग क्या है, पेड़ों से चिपक गए थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो इसके अंदर 363 लोग, यानी जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे सभी शामिल थे, जो पेड़ों से चिपक गए थे, उनको वहां से काट दिया गया था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था, राजस्थान के जोधपुर में। इसी प्रकार का जो आंदोलन की अगर हम बात करें, इसी प्रकार के अन्य आंदोलन की यदि हम बात करें, तो कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन। ये भी क्या है? चिपको आंदोलन है, वो भी पेड़ों के संरक्षण से संबंधित था। और इस चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में 1973 में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अंदर ये आंदोलन हुआ था। और इसके आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अपने प्रमुख प्रणेता थे चंडी प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम मिलता है सुंदरलाल बहुगुणा का, सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम देखने को मिलता है। वास्तव में इसके साथी थे चंडी प्रसाद। कौन थे? चंडी प्रसाद। और इनके सहयोगी और थी गोरा देवी। इन तीनों के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के अंदर। प्रणेता चंडी प्रसाद बधु, सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी। इसके साथ साथ एक आंदोलन हुआ था एपिको आंदोलन। ये भी क्या है? पेड़ों के संरक्षण से संबंधित था। एपिको आंदोलन हुआ था। एपिको आंदोलन की बात करें तो ये भी कर्नाटक के अंदर हुआ था 1983 में। कहाँ हुआ था? एपिको आंदोलन है ये 1983 में हुआ था। कहां पर? कर्नाटक के अंदर। कहां हुआ था? कर्नाटक के अंदर हुआ था। देखिए हुआ क्या था कि परशुराम हेगड़े थे, वो पेड़ों की कटाई हेतु उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो उसका नाम था पांडुरंग हेगड़े। किसके नेतृत्व में? पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं एपिको आंदोलन। एक आंदोलन होता है साइलेंट वैली, एक न्यू आंदोलन है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। साइलेंट वैली। कौन सा आंदोलन याद रखना है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली एक घाटी क्षेत्र है, वहां पेड़ों को बचाने हेतु साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन है, ये क्या है? शांत घाटी क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? शांत घाटी क्षेत्र। इन क्षेत्रों पर जो आंदोलन हुआ उसको हम बोलते हैं साइलेंट वैली क्षेत्र का आंदोलन, शांत घाटी क्षेत्र आंदोलन। ये 1973 में, 1978 में और 1985 में 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार। 73, 1978 और 1985, यानी 1973, फिर 78, फिर 1985 में, ये 3 बार आंदोलन हो चुका है। ऐसे क्षेत्र शांत घाटी क्षेत्र है 1985 में। इसके साथ साथ एक और आता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी नर्मदा क्षेत्र के अंदर, नर्मदा नदी के अंदर जो पेड़ों की कटाई हुई थी, बांध बना था, उस बांध का विरोध था। नर्मदा में क्या था? बांध विरोधी अभियान था। यानी बांध बन रहा था नर्मदा नदी के अंदर, तो उस नर्मदा नदी के अंदर जो बांध बन रहा था, बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही थी। और ये देखिए कौन सी, किसकी संयुक्त परियोजना थी? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना थी। और इसके बाद में क्या है? मेघा पाटेकर ने 1989 में, सबसे पहले 1989 में मेघा पाटेकर ने इसका आंदोलन को चलाया था। किसने चलाया था? मेघा पाटेकर ने आंदोलन चलाया था। नर्मदा नदी पर बांध बन रहा था, उसको बचाने के लिए अपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना थी। मेघा पाटेकर के साथ एक महिला और थी जिसका नाम था अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल, ये भी इसके अंदर सम्मिलित थे। मुख्य रूप से भूमिका कौन सी निभाई थी? मेघा पाटेकर ने। लेकिन इनके साथ कौन था? अरुंधति रॉय, बाबा आमटे और अपने अनिल पटेल भी शामिल थे। उसके बाद में इस पर क्या हुआ था? बांध बचाने हेतु, पेड़ों की रक्षा हेतु क्या किया था? बांध विरोधी अभियान हुआ था, मेघा पाटेकर ने किया था। एक अपने साइलेंट वैली की बात आती है तो साइलेंट वैली को राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया जा चुका है, जो पाल घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो साइलेंट वैली में पाल घाट, ये राष्ट्रीय पार्क भी घोषित हो चुका है।
ये साइलेंट वैली का ही क्षेत्र है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण का हमें प्रबंधन करना चाहिए, कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल संसाधन है, मृदा संसाधन है, वायु संसाधन है, तो इनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पर्यावरण संसाधन वन एवं संसाधन है वो इंपॉर्टेंट है, वन संसाधन से प्रश्न उठा के पूछा भी जाता है, और उनके प्रमुख आंदोलन कौन से हैं ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण क्या है, उनका प्रबंधन हम कैसे करते हैं, इन चीजों के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ सभी साथियों को पता है कि हमारे जो मॉडल टेस्ट पेपर यानी कि आरपीएससी जो एग्जाम करवा रही है उसके लिए हमने 15 मॉडल पेपर की एक हमने बुक लॉन्च हो चुकी है अपनी, किस नाम से, ये जो बुक है ये उत्तम पब्लिकेशन के नाम से, जो इसी अगले हफ्ते तक यानी मंडे तक या ट्यूसडे तक बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और ये सभी सारे के सारे जो 15 टेस्ट मॉडल पेपर हैं ये टॉप रैंक की फैकल्टी है उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको एक टेस्ट के लिए एक मॉडल पेपर है वो फ्री दिया जा चुका है। मॉडल पेपर है वो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेस्ट लगा के देख सकते हैं कि किस प्रकार के मॉडल पेपर तैयार हुए हैं, 75 क्वेश्चन हैं, उनको आपको ईमानदारी से करना है। साथ ही साथ बुक के अंदर हमने ओमार शीट भी रखी है। तो जितने भी साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो वो इस बुक को जरूर खरीदें। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस मॉडल पेपर का जो आपको एक टेस्ट मॉडल पेपर है वो हमने आप डेमो मॉडल पेपर के रूप में, यानी इसकी हमने डेमो है वो पहले एक पेपर की हमने डेमो फ्री दे रखी है, टेलीग्राम पर जाकर आप उसको देख सकते हो कि हाँ वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। सारी की सारी जो टीम है वो टॉपर्स की टीम है, उसके द्वारा ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। तो आप ये अपनी तैयारी को आजमाइएगा और इस बुक को जरूर खरीदिएगा। ज़्यादा मूल्य की नहीं है, 100-110 रुपये इसके प्रिंट रेट हैं। तो ये बाज़ार में इसी रेट के लगभग आपको ये सारे के सारे मॉडल पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।